इस भाग में हम शुक्रजनक नलिकाओं के उत्तकीय अध्ययन करेंगे, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वृषण की आंतरिक संरचना में वृषण की दीवार 3 परतों से बनी होती है। सबसे बाहर की परत ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसकी 2 परतें होती हैं, उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा उपस्थित होती है। अब हम बात करेंगे जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो केवल आगे भाग में होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया चारों तरफ से कवर करती है। कहीं कहीं पर हमने पढ़ा था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर आती है और क्या बनाती है, कोष्ठ बना देती है। लगभग 200 से 300 के आसपास कोष्ठ वह बना देती है। इन कोष्ठों के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं। यदि हम किसी एक कोष्ठ की काट का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलेगा इस प्रकार से, मान लें ये एक शुक्रजनक नलिका है, ये उसका सेक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसके अंदर के भागों को हमने नहीं दर्शा रखा है। तो यदि हम इस प्रकार से एक सेक्शन यानी कट का अध्ययन करते हैं तो हमें शुक्रजनक नलिकाओं की आंतरिक संरचना को देखने को मिलेगी। सब शुक्रजनक नलिकाओं की सबसे बाहर की परत को कहेंगे ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया श्वेत संयोजी युक्त उत्तक यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये चारों तरफ जो आवरण है ये श्वेत संयोजी उत्तक का है, यानी ये भी ऐसे ही होगा और ये भी ऐसे ही होगा। इस श्वेत संयोजी उत्तक के अंदर जो है घनाकार जननिक उपकला की परतें उपस्थित होंगी। ये इस प्रकार से जननिक उपकला है जो कि शेप में कैसी है, घनाकार है। इस घनाकार कोशिकाओं के बीच बीच में कहीं कहीं पर विशालकाय कोशिकाएं हैं जो कि स्तंभाकार हैं। इन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का ही दूसरा नाम सस्टेंटिकुलर कोशिकाएं या उनको नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनका कार्य होता है परिवर्धित हो रहे शुक्राणुओं को भोजन या पोषण प्रदान करना। तो एक शुक्रजनक नलिका के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इसे कहते हैं ल्यूमन, यानी अंदर का खाली स्थान है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो इन्हीं कोशिकाओं से, स्तंभाकार कोशिकाओं से विभाजन होकर के आगे की ओर शुक्राणु बनते हैं और अंततः वो ल्यूमन में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में ये जो स्थान है, यहाँ पर ये जो स्थान है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे इसे? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये कोशिकाएं हैं लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में यहाँ पर कुछ और कोशिकाएं भी बिखरी हुई हैं यहाँ चारों तरफ, और इन्हें कहते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। यानी यह वो कोशिकाएं हैं जो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं, यानी प्रतिरक्षा कार्य यह कोशिकाएं करेंगी। तो इन कोशिकाओं में फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट इत्यादि जो है वो होते हैं। और बाकी ये कोशिकाएं जो हैं ये हार्मोनों का स्रावन करती हैं। अब ये तो था केवल और केवल क्रॉस सेक्शन और उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में। अब ये कोशिकाएं कैसे कैसे प्रभावित होती हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये मान लें यहाँ पर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले FSH तथा LH नाम के 2 हार्मोन होते हैं। FSH का अर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का अर्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर रहता है? सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर। और सर्टोली कोशिकाएं इस हार्मोन के प्रभाव में यहाँ पर ABP नाम का एक प्रोटीन बनाती हैं। ABP का अर्थ है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी नाम से पता चलता है एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी जो नरों के हार्मोन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, उनसे ये बाइंड करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और साथ में यह 2 और चीजें बनाता है, वो है इनहिबिन तथा AMH, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो FSH जब सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर एक्ट करता है तो क्या बनाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग
प्रोटीन। उसी प्रकार से LH जो कि पिट्यूटरी द्वारा ही बनता है, यह प्रभावित करेगा कौन सी कोशिकाओं को? लीडिक कोशिकाओं को। लीडिक कोशिकाएं इस LH के प्रभाव के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन का स्रवण या निर्माण करेंगी। टेस्टोस्टेरोन यहाँ से चारों तरफ जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फैलता जाएगा। यहाँ से ये जो हमने डॉट लगा रखे हैं एरो के साथ में, ये चारों तरफ इनका विसरण हो रहा है। अब इस टेस्टोस्टेरोन जब चारों तरफ जाएगा तो सर्टोली कोशिकाओं और उनके आसपास क्या उपस्थित है? ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन कौन है यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन, जो किसने बनाया है? लीडिक कोशिकाओं ने बनाया है। यानी यह ABP जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता यानी उसकी कंसंट्रेशन बाकी स्थानों के मुकाबले यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यही टेस्टोस्टेरोन बाद में शुक्रजनक की प्रक्रिया को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो FSH सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर एक्ट करेगा और सर्टोली कोशिका क्या बनाएगी? ABP। और उस ABP का उपयोग जब LH लीडिक कोशिकाओं के ऊपर एक्ट करता है तो क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। और ABP टेस्टोस्टेरोन को संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बाहर जो कोशिकाएं हैं वो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, यानी प्रतिरक्षा कार्य करने में सक्षम है। लेकिन ध्यान रहे ये कोशिकाएं केवल बाहर ही उपस्थित होंगी, अंदर ऐसी कोई कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसकी पहुंच यहां तक तो है, इसके अंदर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन कोशिकाओं के क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है सर्टोली कोशिकाओं के कार्य। सर्टोली कोशिकाओं का सर्वप्रथम कार्य, यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। यानी यहाँ पर ये हमने कहा ये घनाकार जननिक उपकला है। जब ये विभाजन करेगी तो आगे की ओर जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया होती जाएगी। जब शुक्राणु बन रहा होता है उस समय यह सर्टोली कोशिकाओं के अंदर ही उनके साइटोप्लाज्म में ही धंसा रहता है। यानी इस प्रकार से इसका निर्माण जब हो रहा होता है तब वह सर्टोली कोशिकाओं के अंदर ही धंसा हुआ रहता है, उनके साइटोप्लाज्म से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका है? सर्टोली कोशिकाओं का होता है। इसी कारण से इन्हें नर्स सेल या सस्टेंटिकुलर कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा कार्य, मृत अथवा क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं का भक्षण। यदि परिवर्धन या बनने की प्रक्रिया के दौरान कोई शुक्राणु मृत हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका अपघटन यानी उसका भक्षण कर लिया जाता है फेगोसाइटोसिस के प्रक्रिया के द्वारा। तीसरा कार्य, सर्टोली कोशिकाओं का तीसरा कार्य है, यह ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर, यह टर्म अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का अर्थ क्या है? ब्लड और टेस्टिस के बीच का बैरियर। लेकिन यहाँ पर यह किस संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है कि बाहर जो यहाँ पर यदि हम देखें तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो चारों तरफ उपस्थित होती है। ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं इनके चारों तरफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा उपस्थित होती है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा यानी रक्त वाहिनियां हैं जिनमें से कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाएं डायपेडिसिस के द्वारा WBCs बाहर की ओर आ जाती हैं। अब ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो है अंदर नहीं घुस पाती। क्यों? क्योंकि यदि ये किसी प्रकार से यहाँ पहुंच भी जाएं तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये आपस में यहाँ पर क्या बनाती हैं? ये यहाँ पर टेम्परेरी टाइट जंक्शन बनाती हैं। यानी यहाँ से ये जो घनाकार कोशिकाएं ये विभाजित होकर आगे आगे धीरे धीरे आगे की ओर जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही होती हैं। लेकिन कोशिकाओं के सिरे, सर्टोली कोशिकाओं के सिरे आपस में जुड़े होते हैं कैसे? टेम्परेरी बंधन के द्वारा, जिसमें से वो केवल और केवल घनाकार जननिक उपकला को ही अपने में से होकर के अंदर जाने की अनुमति प्रदान करती हैं। बाकी कोशिकाएं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं अंदर नहीं जा पाती। यानी यहाँ पर जो शुक्राणु उपस्थित है वो शुक्राणु जो है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव में नहीं आएगा।
क्योंकि हमारा शुक्राणु एक हैप्लॉइड कोशिका है और हैप्लॉइड कोशिकाओं को हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है भिन्न एमएचसी के कारण नहीं पहचान पाता है। एमएचसी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये इसको प्रतिरक्षा तंत्र से बचाए रखने के लिए प्रमुख कार्य किसका है? सर्टोली कोशिकाओं का, क्योंकि सर्टोली कोशिकाएं ही प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को अंदर ल्यूमन में आने नहीं देती और स्पर्म सुरक्षित रहता है। तो अगला कार्य जो है इनहिबिन तथा एएमएच का निर्माण। अब इसमें बात करते हैं, एफएसएच जब सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ पर एबीपी तो बनता ही है, इसके साथ दो और चीजें बनती हैं, एक है इनहिबिन और दूसरा है एएमएच। इनहिबिन का अर्थ क्या है? यानी यह रोकने वाला हार्मोन है, यह सिग्नल देगा पिट्यूटरी को और वापस क्या करेगा? यह एफएसएच और एलएच के स्रवण को रोकेगा। तो यह एक प्रकार से एक फीडबैक है। एफएसएच द्वारा उत्पादित किया गया एक प्रभाव के द्वारा उत्पादित किया गया एक हार्मोन है जो कि फिर से इस प्रक्रिया को रोकता है। तो यह एक नेगेटिव फीडबैक है। पिट्यूटरी से एफएसएच निकला, एफएसएच ने सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट किया तो सर्टोली सेल ने इनहिबिन बनाया और ये पिट्यूटरी को के कार्य को कम करेगा, यानी एफएसएच और एलएच के सेवन को रोक देगा। तो इनहिबिन की मात्रा कब बढ़ती है? जब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ऐसे समय में इनहिबिन की मात्रा बढ़ती है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को रोक देता है। क्योंकि ये प्रक्रिया रुक गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया अपने आप ही रुक जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरा एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। आपको याद होगा इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि मुलेरियन नलिकाएं जो है वो मादा में क्या बनाती हैं? फैलोपियन ट्यूब तथा यूट्रस का निर्माण करती हैं। लेकिन ये मुलेरियन नलिकाएं नरों में प्रारंभिक अवस्था में तो उपस्थित होती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे विघटित हो जाती हैं। तो इनके विघटन के लिए और इनके परिवर्धन को रोकने के लिए यह हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है, जो किसने बनाया? सर्टोली कोशिकाओं ने, और इसे कहते हैं एएमएच। एएमएच का अर्थ है एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान यह क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट के परिवर्धन को रोक देगा। और मुलेरियन परिवर्धन जिसमें रुक जाता है यानी नर की डेवलपमेंट जो है वो उसमें होती है। क्या मादा के भ्रूण में यह होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मादा में तो सर्टोली कोशिकाएं होंगी नहीं, है ना। तो यह नरों में बनेगा एएमएच। इसके अतिरिक्त एक और कार्य सर्टोली कोशिकाओं का है, वो है कि ये थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन का निर्माण करती हैं। और वो एस्ट्रोजन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन है 17 एस्ट्राडायोल। ये एक प्रकार का एस्ट्रोजन ही है, लेकिन यह बहुत थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन से बनाया जा सकता है और इसके बनने के कारण जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। तो अभी यहां तक जो हमने डिस्कस किया शुक्र जनक नलिकाओं का उत्तकीय अध्ययन। इस उत्तकीय अध्ययन में हमने देखा कि किस शुक्र जनक नलिका की सबसे बाहरी परत होती है वह श्वेत संयोजी उत्तक से बनी होती है, यानी इसे ट्यूनिका प्रोप्रिया भी हम कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर का आवरण मुख्य रूप से घनाकार जननिक उपकला से बना हुआ होता है और उसके बीच बीच में कुछ सर्टोली कोशिकाएं जो कि कौन से आकार की होती हैं? स्तंभाकार होती हैं, पाई जाती हैं। इन्हीं का दूसरे नाम है सस्टेंटिकुलर तथा नर्स कोशिकाएं भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये भीतर में पाई जाती हैं, बीच बीच में सर्टोली कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं तथा कुछ प्रत्यक्षा कार्य में सक्षम कोशिकाएं यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंट कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद हमने प्रभाव देखा, पिट्यूटरी से एफएसएच निकलेगा और क्या किसके ऊपर एक्ट करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर। और सर्टोली कोशिका इस एफएसएच के प्रभाव में बनाएगी इनहिबिन, एएमएच तथा एबीपी। एबीपी का अर्थ है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
और AMH का अर्थ क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। इनहिबिन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। उसी प्रकार से LH जो है वह सर्टोली लीडी कोशिकाओं के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा और क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा, जो कि नरों में द्वितीयक जनन लक्षणों का निर्धारण करता है। द्वितीयक जनन लक्षण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी दाढ़ी, मूंछ या बाहरी लक्षण जिनसे कि, या मस्कुलर बॉडी जिनसे कि हम नर और मादा में विभेदन कर पाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि सर्टोली कोशिकाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके कार्य है, पहला कार्य है शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। दूसरा, मृत तथा क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं का भक्षण करती है। तीसरा, यह ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है, यानी जो ल्यूमन के अंदर उपस्थित शुक्राणु है उसको बाहर जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे बचाने में सहायता करती हैं। यानी यह शुक्राणु और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बीच में एक बैरियर का कार्य करती हैं, इसीलिए इसे कहा गया है ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमारे शुक्राणु को, जो कि एक हैप्लॉइड कोशिका है, उसको बाहरी कोशिका मानकर उसको नष्ट कर सकता है। यानी यदि रक्त किसी प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसके फेगोसाइट स्पर्म को नष्ट कर देंगे। उसी प्रकार से चौथा फंक्शन है इनहिबिन तथा AMH का निर्माण। इनहिबिन हमने देखा नेगेटिव फीडबैक, और AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, यह भ्रूणीय अवस्था के दौरान बनेगा। और अंत में थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन से बनेगा 17 एस्ट्राडायोल, और यह 17 एस्ट्राडायोल शुक्र जन्म की प्रक्रिया को आरंभ करने में सहायता करता है। अब हम पढ़ेंगे नरों में बाह्य जननांग के बारे में। नरों में बाह्य जननांग को पीनिस या शिशन कहते हैं। शिशन एक संरचना है जो विशेष प्रकार के इरेक्टाइल ऊतकों द्वारा बनी होती है। ये हम ऊपरी भाग से यदि शिशन को देखें तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यह 3 इरेक्टाइल ऊतकों से बना होता है, और ये 3 इरेक्टाइल ऊतक हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों एक नलिका के आकार में जो है वो व्यवस्थित रहते हैं। यदि हम देखें तो पीछे की ओर ये वाला भाग जो है यह पेल्विक गर्डल की ओर है, जहां पर इन तीनों ऊतकों के सिरे जुड़े रहते हैं। तीनों ऊतकों में से ये दो जो ऊपरी भाग की ओर पाए जा रहे हैं, इन दोनों के सिरे, इन्हें हम कहते हैं क्रूरा। क्रूरा के आगे हमने लिख रखा है पेशियां। ये विशिष्ट प्रकार की पेशियां होती हैं जो केवल इस हिस्से में संकुचन कर पाती हैं, आगे के हिस्से में यह परिवर्तित हो चुकी हैं, मॉडिफाई हो चुकी हैं, और इनमें बहुत सारे साइनसेस उपस्थित होते हैं, जहां पे रक्त जो है वो इकट्ठा होता है तो इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, और यह शुक्राणुओं को मादा जननांग में स्थापित करने में सहायता करता है। तो किसी भी प्रकार के यदि हम देखें तो इरेक्टाइल ऊतक यह मॉडिफाइड यानी रूपांतरित पेशियां हैं। बाहर की ओर ऊपरी भाग में 2 क्रूरा हैं जो कि पेल्विक गर्डल के साथ जुड़े होंगे, और वो आगे की ओर आते आते ये संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो यह 2 सिलेंडर हैं जो कि ऊपरी सतह में पेनिस के पाए जाते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। यहां हमने लिख रखा है, इनकी संख्या है 2। और आगे का ये जो भाग है इसे हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस, या इसे कहेंगे शिशन मुंड। यानी यहां से लेकर यहां तक जो पेनिस का भाग है इसे कहा जाएगा शाफ्ट। शिशन का ये भाग शाफ्ट कहलाया जाएगा या नली कहेंगे, और इसके आगे का भाग इसे कहेंगे शिशन मुंड या ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस के चारों तरफ ये त्वचा के वलन पाए जाते हैं। ये त्वचा के वलन यहाँ पे हमने शो कर रखे हैं। ये चारों ओर जो है शिशन मुंड के पाए जाएंगे, और इसे कहेंगे हम प्रीप्यूस। इसे क्या कहेंगे? प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस जो है वो त्वचा के वलन हैं जो शिशन मुंड को ढके हुए रहते हैं। प्रीप्यूस के और शिशन मुंड के आधार के बीच में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स।
प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स या प्रीप्यूशियल ग्रंथियां इन्हें कहा जाता है। प्रीप्यूशियल ग्रंथियां एक सीबेशियस पदार्थ यानी एक पदार्थ स्रावित करती हैं जिसे हम कहते हैं स्मैग्मा। स्मैग्मा एक सफेद चिपचिपा और गंध युक्त पदार्थ होता है और अक्सर ये यहाँ पर जो है वो इकट्ठा रहता है। यदि ये यहाँ पर बहुत समय तक इकट्ठा रहे या मात्रा अधिक हो जाए तो इसमें किसी प्रकार के जो है वो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में हम इसको सर्जिकली हटा देते हैं, यानी इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है और प्रीप्यूस को हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सर्कमसिजन। से क्या कहा जाता है? सर्कमसिजन। ये वैसे तो यह किसी इन्फेक्शन के केस में हटाया जाता है, लेकिन बहुत सारे जो कल्चर्स हैं उनमें ये जन्म के कुछ समय पश्चात ही जो है वो छोटे बच्चों में नरों का यह प्रीप्यूशियल जो प्रीप्यूस का भाग होता है इसको थोड़ा सा हटा दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन की संभावना कम से कम जो है वो होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये दो ऊपरी सिलेंडर इस प्रकार से दिखेंगे। तीसरा सिलेंडर इनके पीछे है और उसी सिलेंडर का सबसे ऊपर का भाग है जिसे हम कहते हैं बल्ब। बल्ब जो है वो किस तरफ होगा? वो पेल्विक गर्डल के पास होगा और यही भाग जो है वो आगे निकलकर शिशन मुंड का निर्माण करेगा। तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम मान लें कि ये दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा हैं, अब हम इसको लेटरल साइड से देख रहे हैं, तो ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा इस प्रकार से एक के पीछे एक इस तरह से होंगे और ये जो है ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही अंतिम भाग क्या है? बल्ब, जिसको हमने यहां दर्शा रखा है। और यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे चल करके इस शिशन मुंड का निर्माण करता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि शिशन मुंड या ग्लैंस पेनिस कौन से इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, तो आप कहेंगे ये किसका बना है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही बना हुआ है, क्योंकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि दो इरेक्टाइल सिलिंड्रिकल उत्तक हैं वो टिप ऑफ पेनिस तक नहीं पहुंचते हैं। वो कहां पे अंत हो जाता है? उनका अंत हो गया कहां पर? ग्लैंस पेनिस के नीचे ही यहां पर आकर के वो समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे कि यहां पर हमने प्रीप्यूस को दर्शा रखा है, यहां भी, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो प्रीप्यूस जो है वो चारों तरफ उपस्थित है, लेकिन केवल अधर सतह पर वेंट्रल साइड में यहां पर एक जो है संरचना उपस्थित है जो कि कहेंगे फ्रेनुलम प्रीप्यूस, जो कि इस प्रीप्यूस को ग्लैंड्स की नीचे वाली सतह के साथ जोड़ता है। तो फ्रेनुलम प्रीप्यूस ठीक वैसा ही फ्रेनुलम है जैसे टंग में जो है फ्रेनुलम होता है जिसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, वैसे यहाँ पर है फ्रेनुलम प्रीप्यूस जो प्रीप्यूस को ग्लैंड्स पेनिस की नीचे वाली सतह से जोड़ता है। चारों तरफ नहीं होगा, ध्यान रखें, चारों तरफ केवल प्रीप्यूस होगा, प्रीप्यूस स्किन का फोल्ड चारों तरफ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जो यूरिथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है, मूत्र नलिका यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से चलेगी, बल्ब के अंदर से होते हुए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से होते हुए कहां पर खुलेगी? पेनाइल मीटस में। मीटस यानी बाहरी की ओर जो छिद्र है जिसे कहेंगे मूत्र मार्ग, इसे यह टिप ऑफ ग्लैंस पेनिस के ऊपर यानी यहां पर आकर के खुलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि यूरिथ्रा जो है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर से होते हुए नहीं आती है। किसमें से आती है? यह कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से होते हुए आती है। अब यदि हम इसको और विस्तार से पढ़ना चाहें, एक इसकी अनुप्रस्थ काट हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटें तो यहाँ पे हमने डैश शो कर रखा है। ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम काटें तो हमें इस प्रकार से वो दिखेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख सकते हैं ये दो सिलेंडर ऊपर की ओर जो है और एक सिलेंडर जो है वो नीचे की ओर है। तो इन दो सिलेंडर्स को कहा जाएगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक है तो हम कहेंगे कॉर्पस कैवर्नोसम। तो एक ये है कॉर्पस कैवर्नोसम, दूसरी ओर ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम, यानी दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। संख्या कितनी है? दो। और इनके नीचे की ओर जो है एक और जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम उपस्थित है। एक सिंगल इरेक्टाइल टिश्यू है, ये वाला जो है
ये क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसकी संख्या कितनी है, केवल एक ही होती है। तो ध्यान रहे यहाँ पर, चाहे कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो चाहे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दोनों ही प्रकार के ये उत्तक जो है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आप पीनिस से पहले टेस्टिस में पढ़ चुके हैं। टेस्टिस में हमने पढ़ा था 3 परतें होती हैं। बाहर की परत क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर की परत है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब यहाँ पर जो परत है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यानी जो बीच वाली परत थी वृषण में वही परत है। और आपको याद होगा वो किसकी बनी हुई थी, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी, यानी श्वेत संयोजी उत्तक की बनी हुई थी, जो कि हमने कहा था सुरक्षा व मजबूती प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से यह श्वेत संयोजी उत्तक की ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यह कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दोनों के चारों ओर उपस्थित है। और इसका कार्य क्या होगा, जब यह आकार में फूलेंगे, बड़े हो जाएंगे, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो उस समय यह इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वो मजबूत होता है और वो क्या होता है, आसानी से फटता नहीं है, या हम कहेंगे वो आसानी से इनको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पे अगर हम संरचना में देखें तो ये बाहर की ओर त्वचा है और त्वचा के अंदर ये अन्य कनेक्टिव टिश्यू है और ये 3 सिलेंडर एक शाफ्ट में उपस्थित है। यानी जो पीनिस है, पीनिस के अंदर 3 सिलिंड्रिकल उत्तक है, 2 हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक क्या है, एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये तीनों उत्तक इस प्रकार से हैं, इनमें से कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के भीतर से कौन सी नलिका पास करती है, ये नलिका है यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के भीतर से होते हुए टिप तक यानी शिशन के अग्रभाग तक जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 जो है यहाँ पर हमने जो सेंटर में बना रखे हैं, ये है डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, यानी ये अंदर पाई जाने वाली शिराएं हैं जो कि रक्त को यहाँ तक पहुंचाती हैं, शिशन को रक्त पहुंचाने वाली ये शिराएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ धमनियां भी हैं जो रक्त को वापस ले जाएंगी, उसमें से प्रमुख है सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, यानी रक्त जो है वो यहां से आएगा और यहां से अंदर से आएगा और यहां से होते हुए वापस जाएगा। ये वाली जो है ये एक धमनी है, ये डीप आर्टरी है, इससे भी रक्त आएगा और वापस कहां से जाता है, अधिकतम रक्त जो है वो सुपरफिशियल वेन से होते हुए बाहर की ओर जो है वो वापस चला जाता है। अब हम बात करते हैं शिशन के कार्य के बारे में। शिशन के कार्य के बारे में यदि हम देखें तो इसका कार्य है, यह मादा जननांग में शुक्राणुओं को स्थापित करने में सहायता करता है। तो मैथुन की प्रक्रिया के दौरान एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं इरेक्शन या स्तंभन। स्तंभन में शिशन का आकार व इसकी कठोरता बढ़ जाती है। सामान्यतः यह स्पॉन्जी है, स्पंज के समान है, लेकिन मैथुन की प्रक्रिया के समय स्तंभन होगा, इरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसका आकार और कठोरता दोनों बढ़ जाएगी। तो वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है, रक्त का शिशन में रुक जाना। कैसे रुकता है, जैसे ही उत्तेजना या हम कहते हैं उत्तेजना प्रारंभ होती है तो परानुकंपी तंत्र की वजह से शिशन की ओर जाने वाले रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। जैसे ही रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो रक्त का प्रवाह बढ़ने से क्या होगा, रक्त खूब सारा यहाँ पर अंदर आएगा। रक्त के आने से ये जो स्पॉन्जी मॉडिफाइड यानी ये जो रूपांतरित पेशियां हैं, ये कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दोनों क्या होंगे, फूल जाएंगे, आकार उनका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इनके फूलने की वजह से क्या होगा, जो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन है वो पिचक जाएगी। डॉर्सल वेन के पिचक जाने से अब क्या होगा, जितना रक्त उस अंग में आ रहा था उतना ही रक्त वापस नहीं जा रहा है, उससे कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉर्सल वेन पिचक गई। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रक्त जो है वह पीनिस के अंदर, स्पॉन्जी उत्तक के अंदर रुका हुआ रहता है
और इस पीनिस के अंदर रुके हुए रक्त के कारण ही पीनिस का आकार व इसकी कठोरता बढ़ जाती है, ताकि सुलभता से यह मादा जननांग के अंदर जो है वो शुक्राणुओं को स्थापित कर सकता है मैथुन की प्रक्रिया के दौरान। इसके बाद दूसरा हमने कहा अनुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र जो है वो नियंत्रित करता है एक प्रक्रिया को जिसे हम कहते हैं इजैकुलेशन यानी स्खलन। स्खलन यानी वीर्य का बाहर निकलना। यह प्रक्रिया इरेक्शन के बाद यानी स्तंभन के बाद होती है। मैथुन की प्रक्रिया के दौरान में जब स्खलन होता है तो हमने पढ़ा था वास्ट डिफरेंस और रैपिड डायनेमिक्स, उसके क्रमानुकुंचन से तीव्र गति से क्या होता है, वीर्य बाहर की ओर स्खलित हो जाता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, परानुकंपी तंत्र तथा अनुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक तथा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्तंभन को नियंत्रित करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्र जो है इजैकुलेशन को नियंत्रित करता है। तो ये हमने पढ़ा शिशिन की संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में। शिशिन जो है वो एक पेशीय ऊतकों से बना हुआ है जो कि रूपांतरित हो चुके हैं। तो ये क्रूरा पेशियां हैं। जब स्तंभन होगा तो उस समय ये क्रूरा पेशियां क्या रहेंगी, ये रिलैक्स रहेंगी यानी ये शिथिल रहेंगी, ताकि रक्त का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर हो सके। तो हमने ये पढ़ा कि 3 सिलिंड्रिकल ऊतकों से बना है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और शिशिन मुंड के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा को क्या कहेंगे, प्रीप्यूस। उसके अंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों को प्रीप्यूशियल ग्रंथियां। और साथ में शिशिन मुंड कौन सी सिलेंडर से बना हुआ है, कैवर्नोसा या स्पॉन्जियोसम? ये स्पॉन्जियोसम से बना हुआ होता है। और यूरिथ्रा कौन से ऊतक के सिलेंडर में से जाती है? यूरिथ्रा जाती है केवल और केवल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में से। स्खलन जो है वो कौन सा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? स्खलन को कौन तंत्रिका तंत्र? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको नियंत्रित करता है। और स्तंभन को परानुकंपी यानी हम कहेंगे इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको नियंत्रित करता है।